होता है तो कई सारे संयोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। आदिवासी कविता पर हम बात करने जा रहे हैं और अभी एक दिन पहले जिसकी गूंज अभी भी सुनाई दे रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस पूरी दुनिया मना रही है। और उस अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस जब पूरी दुनिया मना रही है तो हम कविता पर बात करते हुए कविता की शुरुआत की चर्चा करें, जैसा कि मीणा जी ने, हरिराम मीणा जी ने किया। और भारतीय परंपरा में कविता की शुरुआत का श्रेय महर्षि वाल्मीकि को दिया जाता है, आदि कवि कहे जाते हैं। और आदि कवि का संबंध भी उन्हीं लोगों से था जिनको हम आदिवासी कहते हैं। दूसरे तरह से देखें, जैसा कि मैं हरिराम मीणा से सहमत होता हूं और बार बार हम लोग कई मंचों पर इस बात को कह चुके हैं कि हम में से कौन आदिवासी नहीं है। हम सब के पुरखे आदिवासी हैं और लाखों वर्षों की इस यात्रा में जिन लोगों ने अभी भी उस आदिवासियत को बचाया हुआ है, उसके साथ जीते आए हैं, आज हम उनको लक्षित करते हैं कि ये आदिवासी हैं। इसका मतलब ये कि वो तमाम लोग जो आदिवासी संस्कृति, आदिवासी दर्शन, जीवन और जगत की आदिवासी समझ से दूर होते चले गए हैं, उनको पुनः यह बतलाना कि आदिवासियत क्या है, यानी जो आपका आदि है वह कैसे अंत तक बरकरार रहे। आदि का मतलब मैं भौतिक की बात नहीं कर रहा हूँ, आदि का मतलब आपकी वह सोच, आपकी वह मनुष्यता, वह जीवन जिसमें संचय नहीं था, जिसमें धन का एकत्रीकरण नहीं था, वह जीवन जिसमें सबके लिए समता थी, समानता थी और सबको सह अस्तित्व का अवसर मिला था। हमारे यहाँ पे एक विभाग है, स्कूल है, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और तमाम मॉडल्स हमारे सामने पश्चिम से लाकर पटक दिए जाते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सबसे बेहतर मॉडल है वो कहीं और नहीं है, वो हमारे आदिवासियों के साथ है, जिन लोगों ने अभी भी उसे बचाए रखा है। इसलिए मैं हमेशा आदिवासी साहित्य को अन्य अस्मिता मूलक विमर्शों के साहित्य से अलग करके देखता हूँ। ये मेरी अपनी समझ हो सकती है, समझ है, गलत हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी लोकतंत्र में जो ये विमर्श होते हैं वो दरअसल अपना हिस्सा, सत्ता में अपनी साझेदारी, अपने हिस्सेदारी की बात उठाते हैं। साहित्य में भी यह जो विमर्श है वह भी एक तरह का लोकतांत्रिकीकरण करने की मांग करता है कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमें भी सुना जाए, हमारी भी बातों को साहित्य में महत्व दिया जाए। लेकिन आदिवासी साहित्य इन अर्थों में भिन्न है कि वह साहित्य है जिसमें आदिवासी चेतना है। और आदिवासी चेतना वो है जो सबके साथ, सबके लिए और सबके हित की बात सोचता है। तो साहित्य का वह पूरा वितान जहाँ पर अपने साथ, अपने जैसा दूसरे के प्रति वर्ताव करने की भावना है, वह सब इस के अंतर्गत शामिल है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक यात्रा के दौरान टैक्सी से जा रहे थे और एक आंवले का पेड़ रास्ते में मिला। बहुत सारा आंवला झर के नीचे गिरा हुआ था, सुबह का समय था। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संस्कृत में हस्तामलक की बात की जाती है कि जो सबसे निकट है, सबसे जो जिसको अच्छी तरह देख सकते हैं, वो हाथ में लिया हुआ आंवला है। और आंवला कितना खूबसूरत होता है वो आपने देखा होगा, जब सुबह की किरणें ज़मीन पे गिरे हुए आंवले पर पड़ रही हों और उसकी कुछ पत्तियां और उसके कुछ सुनहले तिनके उसके आसपास बिखरे हुए हों।
स्वाभाविक रूप से हम आकर्षित हुए। हमने ड्राइवर को कहा कि वो क्या है, तो उसने कहा कि आंवला है। बहुआ भी ऐसे ही गिरता है, उसका भी सौंदर्य ऐसा ही होता है, रंग भी वैसा ही होता है। तो हमने कहा कि आप ले आओगे। वो ड्राइवर गया और वहाँ से वो 2 आंवला उठाकर लाया। हमने उससे कहा कि 2 ही लाए, थोड़ा और लाते। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, दरअसल वही आदिवासियत है, वही आदिवासी चेतना है। और पूरे दुनिया के साहित्य में जो रचनाकार इस चेतना की रक्षा के साथ साहित्य रच रहा है, वही अंततः आदिवासी साहित्यकार है। उसने कहा क्या? उसने कहा कि साहब आप कितना खाएंगे? मैंने पूछा क्यों? तो बोला अगर आप और 2 खाएंगे तो मैं और 2 लाता हूं। यानी जितना आपके उपभोग के लिए ज़रूरी है उतना ही आप लीजिए ना, बाकी तो इतने पशु पक्षी हैं जो आएंगे और उसको खाएंगे। यानी अपने साथ साथ पशु पक्षी की चिंता करने वाला। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें एक पेड़ काटा जा रहा था और जब पेड़ वो गिर रहा था तो तमाम पक्षी जो उस पर रहने वाले थे, उसके अंडे बच्चे सड़क पे बिखर गए और गाड़ियां आती जाती हुई उसको रौंदते चली जा रही थी। यहाँ पर जो चेतना उन अंडों, पक्षियों, बच्चों के साथ खड़ी होती है वह आदिवासी चेतना है। और जो साहित्य उसकी तरफदारी में लिखा जाता है वही आदिवासी साहित्य है। एक बात और ध्यान देने की है, और वो ये कि एक बार अटलांटिक काउंसिल की बैठक में जो वाशिंगटन डीसी में हो रही थी, वहाँ पर भारत के विदेश मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और ये कि ब्रिटिशों ने भारत को कितना लूटा वह आज के कीमत में लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर है। यानी 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट 200 वर्षों में अंग्रेजों ने की, ब्रिटिशों ने की। तब हम समझें कि अगर ये 45 ट्रिलियन की जो लूट अंग्रेज किए और 100 ट्रिलियन की नहीं कर पाए, उसमें किसका योगदान है? तब हम पीछे जाकर देखते हैं इतिहास में, तो सबसे पहले जो ब्रिटिशों के खिलाफ पहला विद्रोह होता है 1766 में, जिसको हम चूहड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं, वह आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह है और ब्रिटिशों की नीति और नीयत के खिलाफ किया गया विद्रोह है। और तब से लेकर आज तक हमारे जल, जंगल, जमीन की रक्षा जिस समुदाय ने की है वह आदिवासी समुदाय है। कहने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि आदिवासी को केवल एक जाति तक सीमित करके देखने की ज़रूरत नहीं है, इसे एक व्यापक विश्व बंधुत्व और मानवता की दृष्टि और जीवन में अपनाने के लिए उस पर विचार करने, उनके दर्शन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज का यह जो संयोग गजेंद्र जी के भगीरथ प्रयासों से जुड़ा है, यह 2 दिन निश्चित रूप से एक नई गंगा बहाने में कामयाब होगा। मैं आप सबको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पे अभी जिसको हम लोग शीत सेमेस्टर कहते थे, विंटर सेमेस्टर कहते थे, वो अभी कल शुरू हुआ है। बच्चे हमारे यहाँ पर पूरे देश भर से हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। संख्या थोड़ी कम है, लेकिन ये सारे बच्चे जब समापन का दिन होगा, यानी कल शाम को लगभग 4 बजे, तो ये सारे बच्चे आप सबको आज और कल की पूरी चर्चा के बारे में अपना मत प्रकट करने के लिए हमारे विद्यार्थी सब उपस्थित हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।